हमने कल जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाना सीख लिए थे, ठीक है। और उसके बाद में एक वो लास्ट वाली स्टेप मैंने बताई थी कि अगर वस्तु फोकस बिंदु F और अवतल दर्पण के मध्य में वस्तु रखी हुई होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात हो गई थी। तो हमने कुल मिला के 4-5 स्थितियों का अध्ययन किया। देखो, सबसे पहले हमने वस्तु कहाँ रखी थी? अनंत पे। जितनी सारी बात मैंने आपको बताई है उसको मैं एक बार दोबारा में 1 मिनट में बता रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उस बात को मैं दोबारा बता रहा हूँ। वस्तु हमने अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बना था। फिर अगली वाली स्थिति में हम वस्तु को वक्रता केंद्र C के पास में लेकर के आए थे, मतलब वक्रता केंद्र C से परे अनंत की ओर वहाँ पे वस्तु रखी थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के मध्य में बना था। इसके बाद वक्रता केंद्र C पर ले आए थे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C बना था। वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के मध्य में लेकर के आए थे तो उस स्थिति में हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से और भी आगे बना था और साइज में बड़ा बना था। इसके बाद फोकस बिंदु F पर लेकर के आए थे तो ऐसी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकाश किरण कहीं जाकर के नहीं मिल रही थी, अनंत पे जाके मिल रही थी, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा था? अनंत पे जाके हो रहा था। इसके आगे वाली स्थिति में हम वस्तु को फोकस बिंदु F और दर्पण के मध्य में मैंने वस्तु को रखा था तो लास्ट वाली स्थिति थी ना ये, तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा बन रहा था। तो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो काम आता है वो ये वाली स्थिति आती है, फोकस बिंदु F और दर्पण के मध्य वस्तु को रखते हैं उस टाइम पे। अधिकतर हमारे लिए लाइफ में ये चीज़ें काम आती है जो हमने लास्ट वाली स्थिति को पढ़ा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होते हैं उनके हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो अगले वाला जो बिंदु होगा हमारा अवतल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो कुछ 2-3 उपयोग हम पढ़ लेते हैं। वैसे बहुत सारे उपयोग हैं लेकिन आपकी जो किताब में उपयोग दे रखे हैं 2-3 दे रखे हैं, हम उन उपयोगों के बारे में बात करेंगे। जो पहला नंबर का जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है उस अवतल दर्पण का उपयोग, जैसे हम डायरेक्टली किसी एक की बात करें तो दंत चिकित्सालय होते हैं ना, जो दांत वगैरह को देखते हैं, दांत का छोटे छोटे दांत होते हैं तो छोटे छोटे दांतों को बड़ा आकार करके देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका पहला हम उपयोग लिखेंगे दंत चिकित्सालय। दंत चिकित्सालयों में अवतल दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पणों का उपयोग दांतों के आकार को बड़ा करके देखने में करते हैं। बड़ा करके देखने में करते हैं। अब बड़ा करके कब? जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा कब बनेगा? जब हमारे वस्तु दांत कहाँ पे दांतों का जो आकार है, जो हमारे जबड़े में दांत होते हैं वो कहाँ पे होने चाहिए? फोकस बिंदु F और दर्पण के मध्य में होंगे। अरे तभी तो दांत का आकार बड़ा दिखेगा हमको। उस दर्पण को तभी तो काम मिलेंगे कि जब हमारे मुख के जो दांत है वो कौन सी स्थिति पे हो? दर्पण के फोकस बिंदु F और दर्पण के मध्य में स्थित हो, तभी तो उस दांतों का आकार बड़ा दिखेगा हमको। तो पहली वाली स्थिति आगे बात तो मेरे हिसाब समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में इसका नंबर 2 जो उपयोग है वो नंबर दूसरा इसका उपयोग है वाहनों व मोटर गाड़ियों की हेड लाइटों, उसकी जो हेडलाइट होती हैं लाइटों में अवतल दर्पण का, हेडलाइटों में अवतल
दर्पणों का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ये इसमें उपयोग कैसे करते हैं समझाएंगे आपको। उपयोग करते हैं, आप लोगों ने कभी वाहनों की हेडलाइटों को देखा है? कभी आपने किसान टॉर्च होती है जिससे हम दूर तक प्रकाश को लेकर देते हैं, उसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, तो भी एक वाहन की हेडलाइट की तरह कार्य करता है। वाहनों की हेडलाइटों में क्या होता है कि प्रकाश अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करके उसको बहुत आगे तक प्रेषित किया जाता है, जिससे आगे तक के वाहन आसानी से दिख जाए। अब उसमें होता क्या है, देखो कैसे होता है। जैसे हम बताएं कि वाहन की जो हेडलाइट होती है उसमें कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ऐसे उसमें यहाँ पे परावर्तक पॉलिश होती है, यह एक अवतल दर्पण की तरह होता है। बोला अवतल दर्पण की तरह है ना ये। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर इसको समझे तो देखो यहाँ पे इसके अंदर एक शक्तिशाली बल्ब लगा होता है। इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे एक बल्ब होता है शक्तिशाली। तो इस जगह पे क्या करते हैं, इसको जलाते हैं। जब इस जगह पे इस बल्ब को जलाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर मैं काल्पनिक मुख्य अक्ष खींचूं तो काल्पनिक मुख्य अक्ष ऐसे होगा, तो यहाँ पे जलता है। तो ये जो बल्ब है ना, ये जो बल्ब है, इस बल्ब की स्थिति फोकस बिंदु F पर होती है। जो बल्ब होता है जो जलता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, फोकस बिंदु F पर होता है। हम जानते हैं कि अगर मान लो ये बल्ब फोकस बिंदु F पर जलेगा तो फोकस बिंदु F से प्रकाश किरण इसके ऊपर जाएगी, फोकस बिंदु F से प्रकाश किरण जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये बात हम पढ़ चुके थे पहले ही। अगर ये बल्ब जलेगा तो प्रकाश किरण यहाँ पे जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बहुत सारी किरणें उत्पन्न करेगा, ये बहुत सारा प्रकाश उत्पन्न करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। उसी प्रकार से प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये शक्तिशाली बल्ब लगाया जाता है जो अत्यधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करके यहाँ पे प्रकाश किरणें से टकराती है इस अवतल दर्पण से, और बहुत सारा प्रकाश किरण पुंज सीधी रेखा में गमन करता है और आगे तक की हम वस्तुओं को देख लेते हैं। क्या बात है समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। इस प्रकार से वाहन और मोटर गाड़ियों की हेडलाइटों में अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। अगर अवतल दर्पण नहीं होते ना उसके अंदर, तो आगे तक उस लाइट का फोकस नहीं जाता। अत्यधिक दूरी पर, आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक अत्यधिक दूरी पर उसका फोकस नहीं जाता अगर अवतल दर्पण नहीं होता तो। उसमें अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण किस प्रकार से कार्य करता है आप लोगों को मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये इसका उपयोग इस जगह पर होता है। अब इसके बाद इसको तो हम मिटा देते हैं। इसके कुल मिला के 3 उपयोग बताए गए हैं। मैंने 2 उपयोग बता दिए, दंत चिकित्सालयों में और वाहनों और मोटर गाड़ियों में। और अवतल दर्पणों का उपयोग अगर हम देखें और, तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे घरों में जो ऊपर डिस्क लगा होता है, डिस्क लगा होता है, छतरी की तरह होता है। तो छतरी की तरह जिस प्रकार से माने तो इस प्रकार की उसकी आकृति होती है, और इस आकृति में एक कैमरा लगा होता है इस जगह पे, यहाँ पे एक कैमरा होता है इस स्थिति में। तो ये कैमरा क्या करता है कि यहाँ की सिग्नलों को पकड़ता है। सिग्नलों किस प्रकार से पकड़ता है कि अनंत से आने वाले सिग्नल होते हैं ना, इससे टकराते हैं, इससे टकराएंगे, और इस जो हमारा कैमरा होता है वो इस दर्पण की तरह कार्य करता है और उसके फोकस बिंदु F पर स्थित होता है। तो सब की सब प्रकाश किरण अनंत से आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु F से गुजरेगी। अरे इस जो कैमरे को होता है, जैसे मान लो ये पूरा का पूरा एक जो गोल गोल सा आपने देखा होगा कि एक वलयाकार का इस प्रकार की आकृति होती है, जो हम कभी छतों पे चढ़ करके देखे ना आप लोगों ना, उसको बनाने की डिजाइन किस प्रकार से किया गया, डिजाइन यहाँ से इसको देख कर किया गया अवतल दर्पण को। तो यहाँ पे क्या अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक कैमरा होता है, हम देखते हैं तो कैमरा बिल्कुल इस ऐसी स्थिति पर होता है यहाँ पे कि जहाँ इस अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है डिस्क, उसका फोकस बिंदु स्थित हो। तो यहाँ पे कैमरे को लगा दिया जाता है। तो इस जगह कैमरा होता है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरण, हम जानते हैं अगर कोई प्रकाश किरण अनंत से आएगी, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आए, प्रकाश किरण की बात नहीं होगी। यहाँ पे रेडियो विकिरण की बात होगी, सिग्नलों की बात होगी। वो भी तो किरण ही तो है तो वो किरणें आती है तो सब की सब फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। हम जानते हैं कि अनंत से आने वाले सारे प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से गुजरती है। तो फोकस बिंदु F से गुजरी तो फोकस बिंदु F पे क्या लगा हुआ है,
कैमरा लगा हुआ है। तो यहाँ कैमरा क्या करता है, सबकी सब जो सिग्नल वाले जो विकिरण है, किरणें हैं, सबको अवशोषित करता है, उनको ग्रहण करता है और ग्रहण करके उन सिग्नलों को कहाँ पहुँचाता है, एक केबल के माध्यम से हमारे जो DTH होता है, जो भी है मशीन सी, उसके अंदर पहुँचाता है, हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है और चित्र साफ दिखाई देते हैं। कई बार ये होता है थोड़ा सा हिल जाता है ना, ये हल्का सा भी, तो ऐसी स्थिति हमारे सिग्नल छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने, हमने सब ने इस बात को एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि किस प्रकार की स्थिति होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ भी इसका उपयोग करते हैं। आप लोगों को कितने उपयोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग 2 उपयोग ध्यान रखो। कैसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो, क्या आप लोग लिख पाओगे? ठीक है, तो ये तो बात अवतल दर्पण की होगी, लिखो इसको। देखो ये 2 उपयोग हो गए, एक और हम उपयोग लिख लेते हैं, ध्यान में रहेगा। अगर मान लो गलती से आपको एग्जाम में दोनों उपयोग में से एक याद आ गया, एक नहीं आया, तो इसलिए हम एक और लिख लेते हैं, नंबर 3। इसमें लिखेंगे वस्तुओं के छोटे आकार को बढ़ा करके, छोटे आकार को बढ़ा करके देखने में करते हैं। जैसे कहाँ होगा, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कहाँ होता है, लेकिन इस बात को लिखेंगे नहीं हम, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिकल पॉइंट देना पड़ेगा कि जिससे सामने वाला समझ सके। तो आप दे सकते हैं कि सेविंग बनाने वाला व्यक्ति मुंह के आकार को बढ़ा करके देखने में, ये और पे और लिख लो। हो गया, चलो। अवतल दर्पण के उपयोग हमारे कंप्लीट हुए। इनकी जो छोटी सी जानकारी हमने ग्रहण की, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस बात की हम चर्चा करेंगे। जैसे जिस प्रकार से हमने अवतल दर्पण की बात की, ठीक उसी प्रकार हम उत्तल दर्पण को भी पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद में पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण। ऐसे लिख सकते हो, निर्माण या बनना एक ही बात है ना कि उत्तल दर्पणों की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। बिल्कुल जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बात अलग है, वहाँ पे अलग अलग जगह हमने वस्तुओं को रखा था, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी अलग अलग तरीके से हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे डिटेल से, एक छोटी सी बात है जो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि हाँ, वहाँ पे हमने वस्तु को रखा था अनंत पर, यहाँ भी सर्वप्रथम हम वस्तु को अनंत पर ही रखेंगे। तो पहला हमारा जो बिंदु होगा वो होगा कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। जैसे हम जानते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है कि हमने इस प्रकार से एक अवतल दर्पण इस प्रकार से यहाँ पे बना दिया। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर 10वें भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अंदर 10वें भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अंदर 10वें भाग पर परावर्तक पॉलिश है, उत्तल दर्पण होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष बना दिया तो यहाँ पे लिख देंगे मुख्य अक्ष, ध्यान से देखना इसको ना, यह मुख्य अक्ष बना दिया। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रकाश की किरणें भी अनंत से ही आएगी, कि अनंत पर कोई वस्तु रखी होगी तो अनंत से ही प्रकाश किरण आएगी, तो अनंत से प्रकाश किरण को लेकर आ जाते हैं। मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, अनंत से आ रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ भी आ सकती है, ये भी अनंत से आ रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ से भी आ सकती है, ये भी अनंत से आ रही है। हम जानते हैं कि एक तो यहाँ फोकस बिंदु F होता है, एक वक्रता केंद्र C होता है। यहाँ पे जितनी दूरी पर ये फोकस बिंदु F होता है तो एक फोकस बिंदु F है इस तरफ भी होता है, एक वक्रता केंद्र C इस तरफ भी होता है। दो वक्रता केंद्र और दो फोकस बिंदु हो गए। इधर वाले तो काल्पनिक होंगे, इधर वाले वास्तविक होंगे, क्योंकि गोलाई तो इस तरफ बनेगा ऐसे, तो ये वाले वास्तविक है, ये काल्पनिक है। देखते कैसे होता है, हम जानते हैं नियमों में अगर कोई वस्तु अनंत से आती है, जब कोई वस्तु से प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो अब परावर्तन के पश्चात या उत्तल दर्पण पर आपतित होकर, ऐसे वो बोल सकते हैं अपन, तो फोकस बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से गुजरती प्रतीत होगी, फोकस बिंदु F से इस तरीके से बाहर निकलेगी। उसी प्रकार से ये वाली प्रकाश किरण भी फोकस बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होंगी, ये इस तरफ जाएगी तो यह टकरा करके बाहर चली जाएगी, तो ये फोकस बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण आएगी, कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र C से, बिल्कुल ऐसे, तो वापिस है इसी दिशा में वापिस लौट जाएगी। ऐसे आएगी तो टकरा करके वापस पुनः उसी पथ पर गमन कर जाएगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरण आई थी, कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु F से। हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण कभी भी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसका प्रतिबिंब का निर्माण उसी स्थान पर होता है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रकाश किरण जा रही है, गुजरती प्रतीत कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु F से। ये भी कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु F से। ये प्रकाश किरण आ रही थी, वक्रता केंद्र C से आ रही है। जब हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से आपतित होती है तो वह उसी पथ पर वापस गमन कर जाती है। नियम में पढ़ा था पढ़ना, नियम नंबर 3। तो यहाँ पे कहाँ से गुजरती प्रतीत हो रही है, फोकस बिंदु F से, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी फोकस बिंदु F पर ही होगा। तो हम अगर इसमें देखें प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ें तो वही हम 4 चीज़ देखते हैं इसमें भी। पहली चीज़ क्या है, कहाँ बनेगा, ये फोकस बिंदु F पर बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे फोकस बिंदु F पर प्रतिबिंब बनेगा, F पर प्रतिबिंब बनेगा। हम इस प्रकार इस बात को भी लिख सकते हैं, पहली बात लिख दी। दूसरी बात क्या है, वास्तविक होगा या आभासी, ये वास्तविक है या आभासी, इस बात को देखेंगे। मैंने बताया था कि दर्पण के पीछे की ओर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो तो होते हैं, इसके पीछे की ओर बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो तो केवल आभासी होते हैं। इसके सामने की तरह अगर कोई प्रतिबिंब बनता तो वो वास्तविक होते, लेकिन यह पीछे की ओर बन रहे हैं इधर, तो प्रतिबिंब कैसे होंगे, आभासी। हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे, क्योंकि दर्पण के पीछे की ओर बन रहे हैं ये। अगर सामने बनते तो वास्तविक, पीछे बनते हैं तो आभासी। मैंने कई बार बताया इस बात को भी, तो क्या लिख देंगे, आभासी। 2 बात पूरी हुई। नंबर 3, आकार में कैसा होगा, फोकस बिंदु F पर कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका आकार हमेशा बिंदुवती ही होगा। अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब अगर प्रतिबिंब F तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आकार में बिंदुवत बनेगा। इस बात को लिखते हैं बिंदुवत बनेगा। कितनी बात हुई, 3 ही तो हुई है, 1 2 3 बात हुई है। एक चौथे नंबर की बात आप लोगों को सोच करके लिखनी है कि नंबर 4 कौन सी होगी, ठीक है। फोकस बिंदु F पर बनेगा, आभासी बनेगा और बिंदुवत बनेगा। लिखो, इसके नंबर 4 वाली जो बात रह गई थी, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उल्टा नहीं बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा।
अब सीधा कैसे बनेगा, वो अगली वाली स्थिति में इसका हमें पता भी चल पाएगा। देखो इसको मिटा देते हैं। वस्तु हमने अनंत पर रख ली, अब हम पास में लेकर के आएंगे और पास में। देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र, ऐसे वक्रता केंद्र पे कोई फिक्स नहीं लेंगे, हम लिखेंगे कि जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर हो, जब वस्तु हमारी सीमित दूरी पर होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग अलग स्थितियों के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे कि वक्रता केंद्र सी पे रखो, फोकस बिंदु एफ पे रखो, उन दोनों के बीच में रखो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सब स्थितियों पर एक जैसी सामान्य स्थिति हमारे सामने निकल करके आती है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि जब वस्तु कहाँ पे हो, सीमित दूरी पर। हम वही उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण समझेंगे पहले इसको अच्छी तरीके से। ये हमारा मुख्य अक्ष है। हमने कहा कहाँ, ये फोकस बिंदु एफ इधर है, एक फोकस बिंदु एफ यहाँ है। हमने ले लिया कि कहीं भी कोई सीमित दूरी पर है, हम इस जगह पे ले लेते। ऐसे मान लो हमने यहाँ पे वस्तु यहाँ खड़ी कर दी, यहाँ पे रख दी वस्तु को, ऐसा हमने मान लिया कि यहाँ वस्तु हमने रख दी, तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। अब हमने सीमित शब्द काम में लिया है। सीमित का मतलब होता है कि कुछ लिमिट तक है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर इधर हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं पर भी हमारी वस्तु रखी हुई हो सकती है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वस्तु से आती है तो वह परावर्तित होकर के फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो कहाँ से गुजरेगी, थोड़ा फोकस बिंदु एफ हम इधर ले आते थोड़ा सा, क्योंकि सीधी बन जाएगी ना, ऐसे या फोकस बिंदु एफ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। देखो एक बात तो ये होगी, पहला नियम लगा दिया। यह नियम लगाने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी ना, तो इसलिए समझ लो पहले अच्छे तरीके से। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है तो फोकस बिंदु एफ से गुजरती प्रतीत होती है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 मैंने बताया था, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ पर आपतित हो, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ पर आपतित हो, ऐसे एफ पर आपतित ऐसे होगी, देखो मान लो ये एफ पे जा रही है, आपतित तो होती प्रतीत हो रही है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से हो जाएगी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपके, अगर नहीं आई तो एक बार दोबारा और देखो। ये ऊपर वाले में तो क्या हो रहा था, प्रकाश किरण इस पे के ऊपर आपतित हो रही थी उत्तल दर्पण पे, और ये परावर्तन होने के पश्चात फोकस बिंदु एफ से गुजरती प्रतीत हो रही थी। और यहाँ पे अगर मान लो फोकस बिंदु एफ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ जा करके हमारे दोनों प्रकाश किरण मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा भाई पीछे की ओर, ठीक है ना। हम जब वस्तु सीमित दूरी पर रखते हैं तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल दर्पण के पीछे आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब पिछली वाली स्थिति मैंने बताया था कि फोकस बिंदु एफ पर बन रहा था, लेकिन बिंदुवत बन रहा था, तो ठीक तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे थे कि ये सीधा है कि उल्टा है। लेकिन हम इस स्थिति को देख करके बता पा रहे हैं कि जो बिंदुवत बना था वो वास्तव में सीधा ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सीधी वस्तु रखी है, सीमित दूरी पर रखी है, तो हमको थोड़ा सा छोटा चित्र तो बना, लेकिन वो सीधा ही प्राप्त हुआ है। तो इसको देख करके उस बिंदुवत आकृति को बता सकते हैं कि वो भी आकृति सीधी ही बनी हुई होगी, ठीक है। देखो ये वाली प्रकाश किरण में आपको परेशानी आएगी, हम नियम नहीं भूलेंगे, नियमों के ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हुई, ये परावर्तन हुआ, परावर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कुछ इस जगह जा करके हमारी प्रकाश किरण आपस में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखेंगे तो वस्तु कहाँ बन रही है, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे ही बनेंगे भाई ये। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कोई स्थिति नहीं है, तो चाहे कहीं भी वस्तु रख दो हमेशा दर्पण के पीछे की ओर ही बनेगी। तो हम डायरेक्ट एक शब्द काम में ले लेते हैं, दर्पण के पीछे और फोकस बिंदु एफ से पहले, दोनों के मध्य में बनेगा प्रतिबिंब। चाहे वस्तु कहीं भी रख दो, अनंत पर वस्तु होगी ना, तो ऐसी स्थिति में फोकस बिंदु एफ पर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हम पास में लेते आ रहे हैं वस्तु को, वैसे वैसे प्रतिबिंब का कार्य इधर भी खिसकता चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात?
तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात नंबर 1। दूसरी बात ये है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी? ये वास्तविक नहीं होगा, ये होगा आभासी, ये आभासी होगा। नंबर 3 आभासी होगा। नंबर 3 पे अगली वाली बात क्या लिखते हैं कि सीधा है कि उल्टा? ये बनेगा सीधा। नंबर 4 अगली वाली बात देखते हैं कि सीधा बनेगा, और सीधा बनने के साथ साथ में ये कहाँ बनेगा? ये भी हमने देख लिया, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? कैसा है ये? छोटा। एक बात और होती है कि यहाँ पे आप चाहे कहीं भी रखो वस्तु को, कहीं पर भी चाहे यहाँ रखो, इधर रखो, अनंत पे रखो, वस्तु अनंत पर रखते हैं तो उत्तल दर्पण में एक ही बात होती है कि फोकस बिंदु F पर बनेगा प्रतिबिंब। लेकिन हम जैसे जैसे वस्तु को पास में लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनता हुआ नजर आएगा। आपको समझ में आ रही है? जैसे हम इसके साथ साथ में एक और स्थिति के बारे में देखें तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि जैसे मान लो ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस तरीके से एक और हमने उत्तल दर्पण यहाँ बना दिया, ये नाम लिखा मैंने उत्तल दर्पण। यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, ध्यान से देखना भैया ना। यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष बनाया, यह मुख्य अक्ष बना दिया, हमने वस्तु को इसमें तो बिल्कुल यहाँ रखा था, हम देखते हैं वस्तु को और पास में ला करके देखते हैं कि फिर क्या होगा, फिर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। हम बिल्कुल यहाँ ले आए इस वस्तु को, इस जगह पे यहाँ ला करके हमने खड़ा कर दिया कि अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लो इसका फोकस बिंदु F यहाँ पे है, तो हम जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होगी तो वह फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत हो जाएगी। ये फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत होगी यहाँ से, तो टेढ़ी बन गई है ना, हम इधर बना देते हैं ऐसे। आप स्केल से बनाओगे ना बिल्कुल सीधी सीधी आएगी ये फोकस बिंदु F से गुजरती प्रतीत हो रही है। मैंने एक बात बताई थी, अगर फोकस बिंदु F पर कोई प्रकाश कण आएगी, फोकस बिंदु F पे आएगी, बिल्कुल सीधी देख लेते हैं, आप स्केल खींच लेंगे, फोकस बिंदु F पर आपतित होगी तो वो या आपतित हो रही फोकस बिंदु F पे तो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या आप इस वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में कुछ चीज़ों का हम अध्ययन कर पा रहे हैं कि इसमें कौन सा समानता है, कौन सा अंतर है। देखो यह कुछ हमने वस्तु को दूर रखी थी तो प्रतिबिंब थोड़ा फोकस बिंदु F की ओर बना था और वस्तु से छोटा बना था। ध्यान देना इस बात में मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएगा घुमा करके या कोई दिमाग से बना करके पूछ लें तो उसका आंसर हमें आना जरूरी है। देखो यह वस्तु यहाँ रखी थी थोड़ा दूर इससे, तो प्रतिबिंब का आकार वो क्या बना था? छोटा बना था। लेकिन जैसे हम वस्तु को और पास में लाए तो प्रतिबिंब का आकार इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा बना है। मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्तल दर्पण पे वस्तु को जैसे जैसे पास में लाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता ही जाएगा, लेकिन हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इसके पास में इसके सटा दो और प्रतिबिंब का आकार और बड़ा बन सकता है, कभी भी नहीं होता। कि उत्तल दर्पण में वस्तु से प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा छोटा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि हम जैसे जैसे वस्तु के पास में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनता ही जाएगा और फोकस बिंदु से दर्पण की ओर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे हम एग्जाम्पल के लिए हम दैनिक जीवन में कहाँ पे इस घटना को देखते हैं। आप लोगों ने कभी मोटरसाइकिल के साइड वाले शीशे देखे? उस शीशे में ऐसे हम दूर रहते हैं ना, ऐसे हमारा मुंह या कोई भी वस्तु को देखते हैं तो बिल्कुल बहुत पीछे छोटा सा उसका प्रतिबिंब नजर आता है हमें, लेकिन जैसे जैसे हम पास में लेकर के आते हैं वैसे वैसे हमारे मुंह का आकार थोड़ा बड़ा प्रतीत होता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। आप लोग आज जा करके देखना इस बात को, जैसे दूर रखेंगे ऐसे तो हमारा मुंह इतना बड़ा होगा ना, इतना सा देखेगा छोटा सा, लेकिन जैसे जैसे पास में लेकर के आएंगे तो हमारा मुंह का आकार थोड़ा बड़ा दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह के आकार से बड़ा हो जाए। आप कितने पास में लाओ, चाहे आप बिल्कुल उसको सटा दो, तब भी आपका प्रतिबिंब उसके अंदर बनेगा तो आपके मुंह से छोटा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अगर यहाँ पे इस स्थिति के बारे में हम देखें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? कुछ अलग बात निकल करके नहीं आएगी यहाँ पे। अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखें
तो क्या होगा, दर्पण के पीछे ही बनेगा। इसमें क्या लिखा था मैंने, दर्पण के पीछे, पता हो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे दर्पण के पीछे ही बन रहा है, लिख देंगे दर्पण के पीछे, हमने इस बात को लिख दिया। दूसरी बात क्या है, आभासी बनेगा, क्योंकि इसके पीछे की ओर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे की ओर बनने वाले क्या होते हैं, आभासी होते हैं, केवल हमको आभास होगा कि बन रहा है। इसके बाद में सीधा है कि उल्टा, ये भी क्या है, सीधा है। इसके बाद में वस्तु से छोटा होगा, ये भी क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो इसलिए इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखा था, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमने देखा था कि चाहे वस्तु कहीं पर भी रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो और पास में ले आओ, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति के बारे की जो बात करेंगे वो बिल्कुल सेम आएगी सभी प्रत्येक स्थिति में। तो हम इसका अलग अलग जगह वस्तु रख करके अध्ययन नहीं करते, हम डायरेक्ट एक ही स्टेप में देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के आगे वस्तु चाहे कहीं भी रख दो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, आभासी बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। अब बात ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मेन चीज तो एग्जाम में क्वेश्चन की आप लोगों को कैसे देगा कि चित्र आरेख बना करके समझाइए कि उत्तल दर्पण के आगे सीमित दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। क्या आप लोग चित्र आरेख बना सकते हो? हम सब बना सकते हैं, क्योंकि हमने समझा है इस खेल से दोनों को, ये स्थिति ये वाली स्थिति है, वही ये है, ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हम समझ बना सके इसके ऊपर, क्योंकि जैसे वस्तु को पास में लाएंगे कि क्या फर्क पड़ेगा प्रतिबिंब पर, कुछ फर्क पड़ा, बिल्कुल पड़ा है, क्योंकि वस्तु पास में लाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन वस्तु कितनी पास में लेकर क्या हो, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। दोनों चित्र बनाओ।